हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्हों के बारे में। विराम चिन्ह जो है वो किसे कहते हैं, किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं साधारण शब्दों में आपको बता दूं कि विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। तो रुकना या ठहरना इसका जो है वो साधारण शब्दों में अर्थ हो गया। अब इसकी परिभाषा देखिए। जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। मतलब जिन वाक्यों को बोलते समय या लिखते समय रुकने का संकेत मिलता है उन्हें जो है वो विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थात वाक्य को लिखने अथवा बोलने के बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, उसको जो है जिससे मतलब भाषा जो है वो स्पष्ट हो जाती है, भाषा अर्थवान हो जाती है, भाषा भावपूर्ण हो जाती है, उसे जो है वो विराम चिन्ह कहते हैं। जब उनको लगाया जाता है, उनके लिए रुका जाता है। लिखित भाषा में जो है वो एक ठहराव को दिखाने के लिए जो कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो उन्हीं चिन्हों को जो है वो विराम चिन्ह कहा जाता है। देखिए, भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो मैंने बहुत सारे तरीकों से आपको बता दिया कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। अब इनका प्रयोग जो है वो किस तरह से किया जाता है, तो देखिए आगे। देखिए, यदि विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो जो अर्थ होगा वो अर्थ उसके जो भी कुछ बात कही गई है, कोई वाक्य कहा गया है, उसका जो अर्थ निकलता है वो बिल्कुल उसके विपरीत हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक वाक्य बोलती हूँ, लिखती हूँ मैं इधर। तो देखिए, रोको मत, रोको मत, जाने दो, जाने दो। तो ये एक वाक्य हो गया कि रोको मत, जाने दो। ठीक है, उसको रोकना नहीं है, जाने देना है। अगर इसके बीच में हम विराम चिन्ह लगा दें, जैसे हम इधर लगा दें ये वाला, अल्प विराम लगा दें, मतलब इंग्लिश में से कोमा कहते हैं। अगर हम ये अल्प विराम लगा दें तो ये जो है इसका जो अर्थ निकलता है वो बिल्कुल बदल जाएगा। पहले था रोको मत, जाने दो, मतलब रोको मत, जाने दो। और अब जो इसका अर्थ निकल रहा है वो है रोको मत, जाने दो, मतलब उसको रोक लो, मत जाने दो। इसी तरह अगर ये जो विराम चिन्ह हमने लगाया इसको बदल कर जो है वो यहाँ पर लगा दें, मत के पीछे जो है वो अल्प विराम लगा दें, तो इसका अर्थ और बदल जाएगा कि रोको मत, जाने दो, मतलब उसको रोको मत, उसको जाने दो। तो एक अल्प विराम से, एक विराम चिन्ह से देखिए किस तरह से जो है वो एक ही वाक्य के कितने जो अर्थ हैं वो निकल कर आ रहे हैं। तो आगे बात करते हैं। आगे है, पहला है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम जो है वो ऐसे जो है एक डंडा लगा के होता है। आगे जो दूसरा है वो है अर्ध विराम। तो अर्ध विराम जो है वो बिंदी और कॉमा लगता है। आगे है अल्प विराम। अल्प विराम मतलब थोड़ा रुकना, तो ये जो है ये कॉमा लगाया जाता है। अगला है जो योजक चिन्ह है वो डैश की तरह लगा, मतलब उसको इंग्लिश में जो है वो डैश कहा जाता है। तो ये इस तरह से लगता है। अगला जो है वो है प्रश्नवाचक चिन्ह। अंग्रेजी में इसको जो है वो साइन ऑफ इंटरोगेशन बोलते हैं। तो वो आ गया इस तरह से। अगला जो है वो आ गया विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक जो है उसको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहा जाता है अंग्रेजी में। तो वो आ गया ऐसे सीधी लाइन और नीचे बिंदी। अगला है विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह जो है वो आ गया दो बिंदियां और डैश, मतलब इस तरह से जो है वो विवरण चिन्ह जो है वो आ गया। अगला जो है वो आया उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, तो उद्धरण चिन्ह जो है वो ऐसे आ गया।
ऐसे और ऐसे। इसको जो है वो अंग्रेजी में जो है वो इन्वर्टेड कॉमाज बोला जाता है। अगला जो है वो आ गया कोष्ठक। कोष्ठक आ गई ब्रैकेट। कोष्ठक चिन्ह आ गया इस तरह से, मतलब इस तरह से, इस तरफ को बंद और इस तरफ को बंद, दोनों तरफ से बंद। अगला है संक्षेप सूचक। तो जो लास्ट है वो है संक्षेप सूचक। तो संक्षेप सूचक जो आया वो आ गया बिंदी। इसके बाद जो है एक जो है वो होता है हंस पद या त्रुटि बोधक, मतलब अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए जो है वो लगाया जाता है। तो वो आता है इस तरह से, जैसे ट के पैरों में र होता है ट्र, इस तरह से जो है वो उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको जो है वो कहा जाता है त्रुटिपूर्ण या त्रुटि बोधक या हंसपद। हंसपद। तो इस तरह से जो आगे मैं इनको आपको पूरा जो है वो संक्षेप में बताती हूँ कि किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जो है उसका अर्थ होता है मतलब पूरी तरह से विराम चिन्ह का प्रयोग। ये जो पूर्ण विराम है इसका जो है वो विराम चिन्हों में सबसे ज़्यादा अधिक प्रयोग जो है वो किया जाता है। हिंदी में पूर्ण विराम जो है उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और ये जो है ये चिन्ह हिंदी का प्राचीनतम जो विराम चिन्ह है वो है। और ये जो है ये सिर्फ इसका प्रयोग जो है वो प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर जो है वो सभी वाक्यों में जो है इस पूर्ण विराम का जो इस तरह से है इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात इसका जो है वो प्रत्येक वाक्य में प्रयोग किया जाता है। ये जो है ये प्रत्येक वाक्य के अंत में लगता है, केवल प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कोई वाक्य है तो देखिए, सुबह सुबह हो रही है, हो रही है। तो है के बाद जो है इसका प्रयोग जो है वो इस तरह से किया जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रयोग इस तरह से किया जाएगा। तो इसी तरह से जो है वो आगे भी और बाकी हैं। आगे है अर्धविराम। अर्धविराम जो है उसको सेमीकोलन कहा जाता है अंग्रेजी में। तो दूसरा है अर्धविराम। अर्धविराम जो है एक बिंदी और नीचे कोमा लगाकर जो है ये इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है मतलब जहाँ अपूर्ण विराम की अपेक्षा जो है वो कम देर जो है उसमें लगती है, मतलब जहाँ पे अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक जो है वो रुकना पड़ता है। मतलब ये जो है ये जो कोमा लगा है तीसरा जो है अल्प विराम, इसके लिए जो है वो इससे कम समय तक जो है वो रुकना पड़ता है। तो इसको जो है वो अर्धविराम कहा जाता है। इसका प्रयोग देखिए किस तरह से जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब दो से अधिक जो उपाधियां होती हैं उनके बीच में जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से देखिए, एम ए मतलब MA और B.Ed। हमने किसी को बताना है MA B.Ed, तो हम इस तरह से लिख के बताएंगे MA और B.Ed। तो हम इस तरह से जो है इसको लिखकर बताएंगे। इस तरह से जो है वो MA B.Ed लिखा जाएगा। आगे बात करते हैं, जो अगला है वो है अल्प विराम। तो अल्प विराम जो है उसमें जो है वो इससे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, जहाँ पे अर्ध विराम की तुलना में जो है वो कम देर जो है वो रुकना पड़ता है। उसको जो है वो वहाँ पर जो है वो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे कोई बोलता है क्या आप इसको लिख सकते हैं, तो उत्तर दिया हाँ
लिखा है, हाँ लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो ये जो है, ये जो हाँ है, हाँ के बाद जो है ये कोमा जो है ये लगाया जाता है। इस तरह से जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब आमतौर पर जो है ये जो अर्धविराम है ये दो वाक्यों को या दो उपवाक्यों को जोड़ता है। और ये जो अल्प विराम है, अल्प विराम जो है ये एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर जो है वो प्रत्येक शब्द के बाद जो है वो अल्प विराम जो है वो लगाया जाता है। जिस तरह से हमने बोला बहुत सारी चीज़ों का नाम बताना है, जैसे बहुत सारे फलों का नाम बता रहे हैं, तो जब एक फल लिखते हैं उसके बाद कॉमा लगाएंगे, दूसरा फल लिखेंगे उसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे, या किसी सब्जी का, ये कोई भी मतलब किसी भी बात को जब हम बता रहे हैं तो हम जो है वो उसको कॉमा लगाकर जो है उसका प्रयोग करेंगे। आगे है, अगला जो है वो है योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह जो है उसको हाइफन जो है वो बोला जाता है। तो योजक चिन्ह का जो प्रयोग है वो किन परिस्थितियों में किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये मतलब सामाजिक पदों या युग्म शब्दों के मध्य में जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जय, पराजय, जय, पराजय, ये आ गया। तो इनके बीच में जो है ये जो हाइफन लगा है इसका प्रयोग, ये जो योजक चिन्ह है इसका प्रयोग किया जाता है। आगे एक उदाहरण में और देती हूँ आपको, जिस तरह से लाभ हानि, लाभ और हानि। तो लाभ और हानि के बीच में जो है वो इसका प्रयोग किया गया है। लाभ अलग आ गया और हानि अलग आ गया, इसके बीच में जो है मतलब दो चीज़ों को ये दर्शा रहा है, इसके बीच में जो है योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला जो है, अगला आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं वो मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में जो है इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, तो प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वो आ गया इस तरह से। तो उदाहरण देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? जा रहे हो मतलब कोई कहीं जा रहा है, उससे ये प्रश्न किया जा रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसको प्रश्न को पूछने के बाद जो है वो अंत में जो है ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ये जो है इसका प्रयोग जो इस तरह से बना हुआ है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला है विस्मयादि बोधक। तो जो विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है इसका प्रयोग जो है वो विस्मय, आदर्श, हर्ष, घृणा, मतलब इनके लिए जो है, इनका बोध करवाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से जब कोई खुश होता है, जब कोई दुखी होता है, तो इन शब्दों का जो है वो प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, विस्मयादि बोधक जो है उसका चिन्ह आ गया इस तरह से। तो विस्मयादि बोधक में आपको वाक्य में प्रयोग करके जो है इसको बताती हूँ। जैसे वाह, खुशी की बात हो रही है, उसके बाद विस्मयादि बोधक मतलब वाह, आप कैसे पधारे? आप यहाँ कैसे पधारे? आप यहाँ कैसे पधारे? पधारे। तो इस वाक्य में जो है, इस वाक्य में विस्मयादि बोधक का जो है वो प्रयोग किया गया है और साथ में जो है वो प्रश्नवाचक का प्रयोग किया गया है। या आप यहाँ कैसे पधारे, ये आ गया प्रश्न, ये प्रश्न पूछा गया है। और वाह मतलब खुशी की बात हो रही है,
हर्ष की बात हो रही है, तो यहाँ पर आश्चर्य की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है वो विस्मयादि बोधक वाह के बाद जो है इसका प्रयोग किया गया है। अगला जो है वो है, तो अगला है विवरण चिन्ह। मतलब विवरण चिन्ह इसको इंग्लिश में जो है वो, अंग्रेजी में जो है वो कोलन या डैश भी कहा जाता है। अब जो है वो इसका प्रयोग जो है वो बहुत कम हो गया है। इसका प्रयोग जो है वो वाक्यांश के निर्देश में, मतलब कोई निर्देश दिया जा रहा है किसी वाक्य के लिए, उसमें या किसी वस्तु के उसको सविस्तार जो है वो उसका वर्णन करने के लिए जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये चिन्ह जो है बहुत कम हो गया है। ये जो है ये इस तरह से होता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह मतलब इन्वर्टेड कोमास, ये जो है इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी की बात को वैसे का वैसा ही अगर प्रयोग करना है तो उसके लिए, मतलब ज्यों का त्यों जो है उसको रखने के लिए जो है वो इन्वर्टेड कोमास का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो दोहरे उद्धरण चिन्ह होते हैं इसके लिए जो है ये प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देती हूँ मैं आपको कि तुलसीदास ने कहा, तुलसीदास ने कहा, आगे जो भी मतलब लाइन हो कि कोई भी लाइन है, देखो एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको एक, रघुकुल रीति सदा चली आई। मतलब ये जो लिखना है या आगे इसके हो सकता है प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। मतलब जब इन लाइनों को जब लिखना है तो इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है। अब तुलसीदास की जो है वो प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। अब रामचरितमानस जो लिखना है उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है। रामचरितमानस इकट्ठा है, ये पूरा इसमें आया नहीं, इसलिए इनको जो है वो इन्वर्टेड कोमास में रखना होता है। तो इसी तरह से जो है वो इन्वर्टेड कोमास का प्रयोग जो है वो किया जाता है। आगे है कोष्ठक चिन्ह। अगला है कोष्ठक चिन्ह। तो कोष्ठक जो चिन्ह है उसको इंग्लिश में जो है वो ब्रैकेट्स बोला जाता है। तो इसका जो प्रयोग है, कोष्ठक का जो प्रयोग है वो मतलब मुख्यतः ये जो है इसके अंदर उस सामग्री को रखा जाता है जो वाक्य का अंग होते हुए भी मतलब उसको जो है वो पृथक या अलग रखा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे क्रिया के भेद, तो इधर लिख दिया क्रिया के भेद, इधर जो है वो ब्रैकेट में जो भेद हैं उसके, जैसे अकर्मक और सकर्मक हैं, तो वो अकर्मक और सकर्मक जो हैं वो उनका जो है वो नाम लिख दिया। बाहर जो है क्रिया के भेद लिख के बता दिया हमने कि क्रिया के भेद के बारे में बात करें, अंदर जो है उनके नाम लिख दिए। तो इस तरह से जो है वो उसका प्रयोग किया जाता है। आगे इसका एक उदाहरण और देती हूँ। जैसे कि किसी कठिन शब्द को जब स्पष्ट करने के लिए आप अपने सामर्थ्य को, अब जैसे एक सामर्थ्य जो शब्द आया, ये बाहर लिख दिया सामर्थ्य, ठीक है, बाहर आ गया सामर्थ्य। अंदर उसी सामर्थ्य का जो है वो साधारण शब्दों में जो आ गया जवाब, वो आ गया शक्ति। मतलब जो सामर्थ्य है वो अलग से आ गया, शक्ति जो है वो अलग से आ गया। तो मतलब शक्ति को मैं, आपके सामर्थ्य या शक्ति जो है उसको मैं जानता हूँ। तो इस तरह से जो है वो अंतिम जो है वो है संक्षेप सूचक। तो ये जो संक्षेप सूचक है इसका प्रयोग जो है वो मुख्य बातों या तथ्यों को जो सारांश रूप देने के लिए जो है वो उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको जो है वो गोली या बुलेट भी कहा जाता है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है जो चिन्हों के ऊपर है, जो प्रमुख चिन्ह हैं उनके ऊपर जो वीडियो है हमारी, वो यहीं पे समाप्त होती है। जो विराम चिन्ह हैं उनके बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया कि किस तरह से उनका प्रयोग किया जाता है, किस तरह से जो है वो वाक्य में वो लगाए जाते हैं। तो जो वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखते रहें। धन्यवाद।